हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSDT सिलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज के एक नए चैप्टर की रिवीजन वीडियो को लेकर आए हैं। और आज हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पेपर्स में पहले भी आ चुके हैं और देयर आर हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस कि वो एग्जामिनेशन में वापस से पूछे जा सके। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स को लिखना देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स बताइए जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जिनका रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। कहते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और कराता हूं, जिसके बाद ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा और एग्जाम में भी पढ़ने की स्ट्रैटेजी इसी को रखिएगा। कहते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, स्टेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए जिनका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना इज कंपलसरी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पुटअप किया गया उसमें बोला गया है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए जिनका रजिस्ट्रेशन कराना इज ऑप्शनल। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन जिनका कराना कंपलसरी है उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑप्शनल वाले डॉक्यूमेंट्स में लगभग कंप्लीट ही हो गए, क्योंकि उनका डायरेक्ट इनसे लिंक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस सेक्शन ऑल्सो। ये पर्टिकुलर सेक्शन 17 हमको सबसे पहले बताता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स व्हिच रिक्वायर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 आर एज फॉलोज। और पहला डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात, इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट से लेने देने से है। अगर हम डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में बीच में डिफरेंस जानना चाहें तो हम ऐसे कहते हैं एनीथिंग विच इज इन राइटिंग, एनीथिंग विच इज इन प्रिंटेड फॉर्म, एनीथिंग विच इज इन टाइप रिटन फॉर्म इज अ डॉक्यूमेंट। बट जो मैटर उसमें लिखा हुआ है अगर उसकी वजह से किसी के लीगल राइट्स या लायबिलिटीज इफेक्ट होते हैं तो इन दैट सिचुएशन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे बोला गया कि अगर अगर गिफ्ट हो रहा है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उस गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। और लिखा हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। फिर भले ही प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं है। अगर गिफ्ट दिया जा रहा है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इन दैट सिचुएशन उस पर्टिकुलर गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना इज मैंडेटरी, इट्स कंपलसरी अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। कहते हैं अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है तो कहते हैं फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में जनरली आप अगर डिलीवरी दे दो गुड्स की तो वो भी मान लिया जाता है कि ठीक है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना इज नॉट कंपलसरी। तभी कहते हैं गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ, गिफ्ट है क्या तो कहते हैं इट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वॉलंटरली, क्योंकि गिफ्ट हम किसी के दबाव में आकर नहीं देते, किसी के कहने पे नहीं देते, हमारा मन होता है तो हम गिफ्ट देते हैं। एंड विदाउट कंसिडरेशन, और जब हम एक पार्टी को गिफ्ट देते हैं तो उससे बदले में कुछ नहीं लेते। बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, जो गिफ्ट देता है वो है डोनर, टू अनदर पर्सन कॉल्ड द डोनी, जिसको गिफ्ट दिया जाता है वो है डोनी। इसका मतलब डोनर गिफ्ट दे रहा है टू डोनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दी जा रही है फ्रॉम डोनर साइड टू डोनी साइड, डोनर डोनी को इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। एंड दैट पर्टिकुलर गिफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी ऑल्सो, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए कोई गिफ्ट दिया और डोनी उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ये गिफ्ट वैलिड ही नहीं माना जाएगा, ये गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। गिफ्ट कंप्लीट ही तब होगा जब डोनर गिफ्ट दे रहा है और डोनी उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। तभी लिखा है एंड एक्सेप्टेड मस्ट बी गिवन विद इन द लाइफ टाइम, एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। कह रहे अब ध्यान से देखिएगा, कहते गिफ्ट है क्या, ध्यान से देखिए। कह रहे गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर पर्सन कॉल्ड द डोनी एंड एक्सेप्टेड मस्ट बी गिवन विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। मतलब जो एक्सेप्टेंस डोनी दे रहा है वो डोनर के जीते जी दे दे,
डोनर के मरने के बाद अगर डोनी एक्सेप्टेंस देता है तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस पे केस स्टडी पूछी जा सकती है। तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर डोनी को एक्सेप्टेंस देनी है तो डोनर की लाइफ टाइम में देनी होगी, डोनर के जीते जी एक्सेप्टेंस देनी होगी। अगर डोनी की एक्सेप्टेंस देने से पहले डोनर की डेथ हो जाती है तो दैट पर्टिकुलर गिफ्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड गिफ्ट and while he is still capable of giving, and if the donee dies before acceptance of the gift is void। अब अगर डोनी की डेथ हो जाती है तो एक्सेप्टेंस करने से पहले तो भी गिफ्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी अफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो तभी ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसके रिगार्डिंग एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर, जिसमें डोनर ने साइन किए हुए या उसके बिहाफ पे किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किए हुए, एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, और कम से कम 2 विटनेस ने उसको अटेस्ट भी किया है। इफ द डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए डोनर ने डोनी को कमोडिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दे दी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1901 कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास 4 महीने का समय है। डोनर ने डोनी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे दे दी, डोनी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, डोनी के पास पोजीशन भी आ गई, बट अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है क्योंकि गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और अभी 4 महीने का टाइम है, दोनों लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, बट रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही डोनर की डेथ हो जाती है। क्या ये गिफ्ट वैलिड माना जाए? यस, दिस पर्टिकुलर गिफ्ट विल बी हेल्ड एज अ वैलिड गिफ्ट। इसको वैलिड माना जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इस वजह से गिफ्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, दैट इज नॉट अ केस। तभी लिखा है इफ द डोनर डाइज बिफोर रजिस्ट्रेशन द डॉक्यूमेंट विल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर हिज डेथ आल्सो, एंड इफ द डॉक्यूमेंट इज सो रजिस्टर्ड इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज रजिस्ट्रेशन इन हिज लाइफ टाइम, एंड ऑन रजिस्ट्रेशन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑपरेट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, एग्जाम में जनरली पूछ दिया जाता है आपसे। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी इज गिफ्ट, और गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो कंपलसरी, मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा तो कंपलसरी नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्स डिक्लेरेशन एंड रिलीजेस। कहते हैं नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? कहते हैं नॉन टेस्टामेंटरी और टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो ये होता है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट करते ही राइट्स एंड लायबिलिटीज को इफेक्ट कर जाए तो वो होता है नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, जिसका प्रेजेंट टाइम पे ही, एग्जीक्यूशन होते ही उसकी प्रेजेंट टाइम पे ही उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को एप्लीकेबल कर दिया जाए। जैसे विल, वसीयत होती है, वो एग्जीक्यूट आज हो जाती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन आज होने के बाद अगर हम बोले तो रजिस्ट्रेशन तो आज हो जाता है विल का, बट प्रॉपर्ली वो विल बनाई गई है फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जब तक विल बनाने वाले की डेथ नहीं होगी तब तक वो विल इफेक्टिव नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, विल बना आज दी जाएगी लेकिन उसका इंपैक्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा व्हेन टेस्टेटर की डेथ हो जाएगी। टेस्टेटर वो पर्सन होता है जो विल बनाता है, तो जब उसकी डेथ हो जाएगी देन इन दैट टाइम हमको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसका जो इंपैक्ट है वो फ्यूचर के लिए है, अभी नहीं है। लेकिन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो तुरंत उसको एग्जीक्यूट करा के तुरंत उसको इफेक्टिव भी बनाना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं नॉन टेस्टामेंट्री। तो अगर आपको कभी भी ध्यान रखना हो कि टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री में डिफरेंस क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए टेस्टामेंट्री मीन्स विल और नॉन टेस्टामेंट्री मीन्स अदर डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल। ठीक है, कहते हैं दिस क्लॉज लेज डाउन दैट ऑल नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच परपेट और ऑपरेट टू क्रिएट, ये वर्ड याद रखने के लिए क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश, इसको वर्ड, ये पूरे स्टेटमेंट को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद करिए, क्रैडल। क्रैडल मीन्स CR मीन्स क्रिएट, A मीन्स असाइन, D मीन्स डिक्लेयर, L मीन्स लिमिट, E मीन्स एक्सटिंग्विश। तो कहते हैं अगर किसी भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई राइट, कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, असाइन हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, लिमिट हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बना कि कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का किसी एक पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई राइट क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, डिक्लेयर हो रही है, लिमिट हो रहा है या एक्सटिंग्विश हो रहा है या असाइन हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन, तभी देखो लिखा ऑल नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट व्हिच पर्पस टू ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, title or interest whether contingent or vested of the value of ₹100 and upwards and to or in immovable property are compulsory registrable।
अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट जो उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी के नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व है, अगर वो 100 रुपए से ज्यादा है, 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो इन दैट सिचुएशन उसका रजिस्ट्रेशन करवाना इज कंपलसरी। अगर यहीं पे सिर्फ इतना लिख दें कि उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, तो इन दैट सिचुएशन वो ऑप्शनल चला जाएगा और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 100 रुपए या उससे ज्यादा की वैल्यू अगर होल्ड करता है तो रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी, अदरवाइज 100 रुपए से कम की वैल्यू होल्ड करता है तो रजिस्ट्रेशन कराना इज ऑप्शनल। और ध्यान रखिएगा यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है बच्चे, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कहते हैं अब अगर हम इस सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी की पूरी कंडीशंस पढ़ें तो कहते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सबसेक्शन ब्रॉडली स्पीकिंग आर दैट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट अदर देन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट में टेस्टामेंटरी नॉन टेस्टामेंटरी की कोई बात ही नहीं थी। It must relate to immovable property. Second thing is immovable property. Third thing, it must create, declare, assign, limit or extinguish any right, title or interest in such property. Also, immovable property में किसी का कोई right effect हो रहा है और right कितने तरीके से effect हो सकता है? 5 तरीके से। Cradle, create, assign, declare, limit, extinguish. उम्मीद है आपको बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जैसे आपने कभी सुना होगा कि आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आप देखने गए और आपको प्रॉपर्टी पसंद आई, तो आप एक बुकिंग अमाउंट दे आते हो, एक टोकन मनी दे आते हो, बयाने का पैसा दे आते हो कि हम बयाना दे आए हैं, प्रॉपर्टी को रोक करा जाते हो कि भैया अब और किसी को सेल ना करना, मैंने बुक करा दिया, मैं ही इसको खरीदूंगा। कहते हैं अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कंसिडरेशन डिस्चार्ज किया है और उस कंसिडरेशन की आपको रिसिप्ट मिल रही है, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना इज ऑल्सो कंपलसरी। तभी लिखा रिसिप्ट ऑन कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या लिखा है, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है विच एक्नॉलेज, ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। कह रहे कोई एक नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज अ एक्नॉलेजमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ अ कंसिडरेशन अमाउंट ऑन द क्रिएशन ऑन द अकाउंट ऑफ, अगेन वही क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, एक्सटिंक्शन, वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर ऑफ एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, वेदर वेस्टेड और कंटीजेंट, सेम एज इट इज ऊपर सिर्फ इतना था कि नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट की वजह से किसी का राइट अफेक्ट हो रहा था। यहां बोल रहे हैं नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी एक्नॉलेजमेंट है जो इस चीज का प्रूफ दे रही है कि पैसा आया है या पेमेंट गया है, और यहां पर भी अमाउंट इन्वॉल्व है ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 और अपवर्ड टू और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन अगर हम यहां पे बात करें तो फिर वही सारे फीचर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 100 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू होनी चाहिए। और यहां नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है क्या, कहते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज एन एक्नॉलेजमेंट रिगार्डिंग द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट बिकॉज ऑफ विच किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट इफेक्ट हो रहा है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, देन कमिंग अपॉन द फोर्थ पॉइंट दैट इज लीज। लीज के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी लीज के बारे में बताता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लीज हो रही है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ बेसिस पे नहीं है, ईयर टू ईयर बेसिस पे। मतलब अगर आज मैंने 3 साल की लीज करवाई तो नेक्स्ट फिर 3 साल की लीज कराऊंगा। मंथ टू मंथ बेसिस का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आज 11 महीने की लीज कराई तो फिर 11 महीने की लीज, तो ये मंथ टू मंथ हो जाएगी। तो हमको ईयर टू ईयर बेसिस पे लीज करानी है और लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी की है ऑफ फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या एक इतने किस टर्म के लिए हो रही है, मतलब एक टेन्योर जो लीज का है दैट शुड बी एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का टेन्योर होना चाहिए, और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, या एक ऐसी प्रॉपर्टी आपने लीज पे ली है या दी है जहां पे आपको ईयरली रेंट देना पड़ रहा है या मिल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन उस पर्टिकुलर लीज का, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज का रजिस्ट्रेशन कराना इस कंपलसरी। अगर हम इसको क्लब करें, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लब करें तो 3 चीजें यहाँ पे मेन बनकर आती है। तभी लिखा है लीज रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। कह रहे हैं लीज का रजिस्ट्रेशन कराना इस कंपलसरी। पहली बार लीज होनी चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की। दूसरी चीज, इफ इट इज फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस, मंथ टू मंथ बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। अगर मंथ टू मंथ बेसिस पे होगी तो ऑप्शनल हो जाएगी। ठीक है, इफ इट इज फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का टेन्योर होना चाहिए, 1 साल से कम का टेन्योर होगा अगेन ऑप्शनल बन जाएगी। एंड इफ इट रिजर्व्स अ ईयरली रेंट, और अगर उसमें ईयरली रेंट रिजर्व किया जा रहा है कि साल का एक साथ पैसा दे दिया जाएगा, 2 साल का एक साथ पैसा दे दिया जाएगा, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो लीज विल बी कंपलसरी रजिस्टर्ड। तो ये 4 पॉइंट हमारे हो गए बच्चे। एक पहले नंबर पे गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें वैल्यू की कोई बात नहीं कही गई थी। दूसरे नंबर पे नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट था जिससे कोई राइट इफेक्ट हो रहा था ना इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी
जिसकी वैल्यू 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा थी। तीसरे केस में रिसिप्ट थी, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट थी फॉर कंसिडरेशन, जहाँ अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, वैल्यू 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा थी। देन फोर्थ नंबर पे लीज पे आया और लीज अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी की है और लीज या तो ईयरली रेंट रिजर्व करती है या ईयर टू ईयर बेसिस पे है या 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो अगेन रजिस्ट्रेशन करवाना इज कंपलसरी। तो ये 4 क्लॉजेस समझ में आ गए, 17(1) ABCD, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ABCD। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ डिक्री और ऑर्डर और रिवॉर्ड। कह रहे कोर्ट का कोई डिसीजन आया है, कोर्ट का कोई ट्रांसफर, कोर्ट की कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है या किसी तरीके का ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया है, तो इट प्रोवाइड्स दैट अ ट्रांसफर ऑफ अ डिक्री or order of a court or of any award when such decree or order of court or award operates to create। और कह रहे कोई ऐसा डिक्री या ऑर्डर आया है कोर्ट का जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट इफेक्ट हो रहा है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और अगेन उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है और वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल और द ट्रिब्यूनल, अगर किसी भी तरीके से हम ऐसे बोले कि किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट इफेक्ट होता है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है, तो अगेन उसका रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपल्सरी। तभी लिखा इट प्रोवाइड्स दैट अ ट्रांसफर ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ऑफ एनी अवार्ड व्हेन सच डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अवार्ड ऑपरेट्स टू क्रिएट डिक्लेयर अगेन भाई 5 राइट, assign, limit or extinguish any interest in immovable property of ₹100 और upward. It requires compulsory registration. अगेन यहाँ पे बोलेंगे अगर 100 रुपये से कम की वैल्यू है तो फिर ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। तो ये 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए जो हमारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करते थे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ABCDE। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे जहां हमने पूछा था कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना इज ऑप्शनल। यहाँ कहते हैं सेक्शन 18 रिलेट्स टू डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो सेक्शन 17 में हम कंपलसरी में चले गए थे, ध्यान रखिएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में 5 क्लॉजेस थे जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराते थे, ठीक है। अब सेक्शन 18 पे आ गए और यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना इज ऑप्शनल और बोला डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल अंडर द एक्ट आर एज फॉलोज। पहले नंबर पे इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट और विल, अदर देन गिफ्ट और विल। वहीं पे मतलब इसका मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गिफ्ट नहीं है, जो विल नहीं है, विच परपट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, assign, extinguish whether in present or in future any right of value less than ₹100 to or an immovable property। क्या बोल दें कि ये उसी से रिलेटेड है जो हम लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 की क्लॉज बी में नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ कर आए थे। यस, वहाँ से इतना लिखा था वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन वॉज कंपलसरी है, वैल्यू 100 रुपये से कम है तो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ गए सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी और वहाँ पढ़ गए थे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेजमेंट है रिगार्डिंग द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन अमाउंट। और अगेन यहाँ पे बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, सब कुछ वही है जो नीचे हम लोगों ने पढ़ा था। वैल्यू यहाँ पे अगेन लेस देन ₹100। उम्मीद है बच्चे बात समझ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी पढ़ कर आए थे जो लीज के रिगार्डिंग था, और लीज के रिगार्डिंग था तो वहाँ पे हम पढ़ कर आए थे ईयर टू ईयर बेसिस पे ईयरली रेंट रिजर्व किया जा रहा था या 1 साल से ज़्यादा की लीज थी। यहाँ बोले लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, एंड लीजेज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17। या ऐसी लीजेज जो सेक्शन 17 में कवर हो गई वो यहाँ पे कवर नहीं होंगी, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग वहां पे पढ़कर आए सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई जो बात कर रहा था कोर्ट के ऑर्डर की, डिक्री की, अवार्ड की, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है बच्चे, सिर्फ यहाँ पे अगेन वैल्यू 100 रुपये से कम है, वैल्यू लेस देन ₹100। सब कुछ सेम एज इट इज है जैसे पीछे था, बस यहाँ पे इतने से वैल्यू से 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू थी, यहाँ 100 रुपये से कम की वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं अगर कोई और भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है विच परपट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट टू और एन मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, अगर किसी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, कोई राइट अफेक्ट हो रहा है इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेक्शन 17 जो था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता था सबसेक्शन 1 में, यहाँ पे बात हो रही है मूवेबल प्रॉपर्टी की। देन कमिंग अपॉन द नेक्स्ट दैट इज विल, वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना इज ऑप्शनल, करा लोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं कराओगे तो इट्स ऑप्शनल। और लास्ट में लिखा अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 17 में मैंडेटरी नहीं था तो वो ऑप्शनल में आ गया, कराना चाहो तो कराओ, नहीं कराना चाहो तो ना कराओ,
तो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट व्हिच आर हाईली एक्सपेक्टेड कि एग्जाम में आपसे पूछे जाएं और बार बार पूछे भी जाते हैं, बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, और इस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। एक कमिंग अप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले कराऊं कि सर जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि रजिस्ट्रेशन कराना इज कंपलसरी। ठीक है, कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, हमको समझ में आ गया। कहते हैं पहली चीज ये रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है, फिर दूसरी चीज ये कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होएगा। मतलब एक सीरीज में हम लोग चल रहे हैं ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन कराना बस कंपलसरी, हमको समझ में आ गया। अब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल था, हमको वो भी समझ में आ गया। अब सर हमको ये समझ में नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है, प्लस ये चीज समझ में नहीं आई कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। पहले तो मीनिंग बताइए रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, देन स्टेट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था और आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन 49 बीच में आता है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया और देखिए क्या लिखा, रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस by which contents of a documents are recorded in a register which is maintained by the registering officer। कहते हैं रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस डॉक्यूमेंट पे जो कुछ भी मैटर लिखा है उसका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। द रजिस्टर रिमेन्स ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहे तो रजिस्ट्रार से परमिशन लेके एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फीस पे करके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है। रजिस्ट्रेशन सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन से हमको ये पता लगता है कि गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स में सच में कौन प्रॉपर्टी का ओनर है। अब मान लीजिए जैसे मैं आपके पास एक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आया और मैंने बोला यार ये मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये लैंड है, तुम खरीदोगे, तो आप कैसे चेक करो कि मैं उस प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर हूं या नहीं हूं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इंस्पेक्शन करवा लीजिए और उस लैंड के पेपर निकलवाइए और पता लगवाइए कि उसका ओनर कौन है एज पर गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स। अगर उन पेपर में मेरा नाम लिखा हुआ है तो फिर तो मैं एक राइटफुल ओनर हूं, मैं प्रॉपर्टी बेच सकता हूं। अगर वहां मेरा नाम नहीं लिखा इसका मतलब मैं आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं। ठीक है, एनी पर्सन हु इंटेंटेंट्स, ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी इंटेंशन है टू ट्रांजैक्ट इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मे गो टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो ट्रांजैक्शन करना चाहता है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाए एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट देयर इज नो इनकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी। और जरा चेक करवा ले कहीं प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं है, कोई लोन तो नहीं लिया गया, कोई सिक्योरिटी तो नहीं ली गई, क्या ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसको चेक करवा लो। In this way, registration helps in prevention of fraudulent transaction related to the property. And this is the most important line, जिसके लिए जनरली हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पब्लिक इंस्पेक्शन करवाते हैं कि कहीं हम किसी के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में तो नहीं फंस रहे, उसको चेक करवाने के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इंस्पेक्शन करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते कहते हैं देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर कंपलसरी रजिस्ट्रेबल। अभी पढ़कर है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बी सी डी ई एंड विदाउट इट नो राइट टाइटल और इंटरेस्ट कैन पास। कुछ डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो जो राइट इफेक्ट हो रहा था वो राइट इफेक्ट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल, जो आप सेक्शन 18 में पढ़कर आए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑप्शनल है। ठीक है, नाउ सेक्शन 49 स्टेट्स कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाना था और नहीं करवाया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहते हैं सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 49 बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन करवाना था और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सच नॉन रजिस्ट्रेशन। एंड इट सेज दैट नो डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बाय रीजन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट और एनी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल अफेक्ट। ध्यान से, नो डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना वाज कंपलसरी अंडर सेक्शन 17, उस डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। नो डॉक्यूमेंट विल अफेक्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज देयर। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की, मैंने आपसे पैसा ले लिया, प्रॉपर्टी की पोजीशन आपको दे दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हम ऐसे मान के चलेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना वाज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया मतलब मिस्टर गगन ने प्रॉपर्टी सेल ही नहीं की, ट्रांसफर ही नहीं की। गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना वाज कंपलसरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हम बाद में कभी भी कह सकते हैं कि ये गिफ्ट डीड वैलिड ही नहीं है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना वाज कंपलसरी। अब आपका इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो राइट क्रिएट हुआ ड्यू टू दिस गिफ्ट डीड, जो गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका कोई भी राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये जो कागज है, इस कागज की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है और इसका रजिस्ट्रेशन करवाना वाज कंपलसरी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाना वो कंपलसरी और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है,
नो डॉक्यूमेंट विल कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट। अगर आप किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अडॉप्शन का डीड रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर आपने अडॉप्शन की डीड को रजिस्टर नहीं करवाया देन यू आर नॉट हैविंग एनी लीगल राइट टू अडॉप्ट एनी पर्टिकुलर चाइल्ड। ठीक है। देन थर्ड नंबर आया, बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सच प्रॉपर्टी और कन्फरिंग सच प्रॉपर्टी अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड। अगर आपने कोर्ट में किसी भी तरीके का उस डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया तो आपके ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना वॉज कंपलसरी, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, कोर्ट इसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो तीन चीजें हो गई, मतलब आपको अडॉप्शन का कोई राइट नहीं मिलेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है अडॉप्शन डीड का। अगर आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसका मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी राइट ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। थर्ड नंबर, अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश नहीं कर सकते। और कोर्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? क्योंकि कोर्ट कह रही थी इसका रजिस्ट्रेशन करवाना बस कंपलसरी और पार्टी तुमने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं तो हम इसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन द एग्जाम। आपको लिखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन कम्स द एक इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो, एक प्रोविजन है, प्रोविजन टू सेक्शन 49, एक प्रोवाइजो है सेक्शन 49। इट सेज दैट, ध्यान से, एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कहते हैं एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना वाज कंपलसरी, उसकी वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ रहा था, may be received as evidence of a contract in a suit for a specific performance of a specific relief act or as evidence of any collateral transaction। कह रहे हैं अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना वो कंपलसरी बट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जिसकी वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी का राइट इफेक्ट हो रहा था, तो पॉइंट नंबर 3 तो कहता था हम उसको एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बट इसका प्रोवाइजर कहता है कि आप कोर्ट में इसको पेश कर सकते हो बट कोर्ट इस डॉक्यूमेंट की वजह से डिसीजन नहीं लेगी। हाँ, ये कहेगी चलो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट डीड है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इस वजह से हम इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं सुना सकते। तो कोर्ट इस फैक्ट से डिनाई नहीं करेगी कि आपके बीच में कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था बट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था ना, इसकी वजह से कोर्ट इसको एज एन एविडेंस इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं सुना पाएगी। कोलेट्रल के तौर पे अगर लेना चाहे तो वो ले सकती है। ठीक है, इसका मतलब कोर्ट एज एन एविडेंस उसको एक्सेप्ट करेगी, तो कह रहे हैं एज एन एविडेंस तो एक्सेप्ट नहीं करेगी बट एज अ कोलेटरल ट्रांजैक्शन वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इस बात से वो डिनाई नहीं करेगी कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन 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 उसके बेसिस पर डिसीजन नहीं सुना पाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिए सीरीज में हम चलते आ रहे हैं, क्वेश्चन आता है, स्टेट द प्लेसेस वेयर द डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। कह रहे हैं मिस्टर एक्स रहते हैं दिल्ली में, मिस्टर वाई रहते हैं मुंबई में। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से मिले और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बोला यार आपकी लैंड है एक लखनऊ में, हम उसको परचेज करना चाहते हैं। इसका मतलब मिस्टर एक्स वांट्स टू परचेज अ लैंड ऑफ मिस्टर वाई एंड द लैंड इज इन लखनऊ, मिस्टर एक्स इज इन दिल्ली, मिस्टर वाई इज इन मुंबई। एक्स है दिल्ली में, वाई है मुंबई में। एक्स रहते हैं दिल्ली में, वाई रहते हैं मुंबई में, प्रॉपर्टी है लखनऊ में। एक्स वाई से खरीदना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाने जाएंगे, ये क्वेश्चन है आपसे। स्टेट द प्लेसेस वेयर डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। कहते हैं जो ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन करवाने जाओगे, ये नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट को जब प्रेजेंट करोगे रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने, तो कौन सी जगह पे जाओगे, दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे, लखनऊ। कहते हैं जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट होती होगी वहां पर। अब आपको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, मुंबई से लेना देना नहीं है, लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो लखनऊ आना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सेक्शन 28 प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन्ड इन सेक्शन 17 शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ अ सब रजिस्ट्रार विद इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ द रिलेवेंट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। कहते हैं अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेक्शन 17 में जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना वाज कंपलसरी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार के सामने। सर सब रजिस्ट्रार कौन होगा? कहते हैं जिस सब डिस्ट्रिक्ट में, जिस कस्बे में वो प्रॉपर्टी लोकेट करती होगी, उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शनल एरिया का जो भी सब रजिस्ट्रार होगा उसके सामने आपको वो डॉक्यूमेंट पेश करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो रजिस्ट्रार होगा, तो रजिस्ट्रार के सामने पेश करना होगा। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट में बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आइदर इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड और इन द ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्ट्रार अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एट विच ऑल द पर्सन्स एग्जीक्यूटिंग डिजायर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड।
तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसे बोल दिया गया कि आपको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहाँ आना होगा, लखनऊ। अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी 2 एरियाज में आती है, मान लीजिए प्रॉपर्टी बिल्कुल बॉर्डर पे है, आधी एक दूसरे एरिया में, आधी एक दूसरे एरिया में, तो किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, इंटीमेशन दूसरे सब रजिस्ट्रार तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एल्सवेयर हैज हेल्ड टू बी वॉइड, अगर इसके अलावा आपने किसी और जगह पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो वॉइड माना जाएगा, वो तभी वैलिड माना जाएगा जब रजिस्ट्रेशन आपने प्रॉपर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में करवाया होगा। और प्रॉपर सब रजिस्ट्रार कौन होगा? जहां पर आपकी प्रॉपर्टी लोकेट करती होगी, ठीक है। तो हमारे 4 क्वेश्चन बच्चे हो गए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। एक कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, एक ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, एक इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और एक प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू अ पर्सन हु हैज बीन रिफ्यूज्ड टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट बाय अ सब रजिस्ट्रार। कह रहे मान लीजिए आप सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने गए और सब रजिस्ट्रार ने आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया। अब आपके पास क्या रास्ता है? मतलब आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे, सब रजिस्ट्रार के सामने आपने डॉक्यूमेंट पेश किया, सब रजिस्ट्रार ने किसी रीजन की वजह से आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया। अब आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? कैन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बी रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? क्या इस वजह से प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है या मना किया जा सकता है कि आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की है? कहते हैं ध्यान से देखिए, सेक्शन 72 एंड 73 आर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ हम सेक्शन 72 और 73 का डिस्कशन करेंगे। और सेक्शन 72 देखिए क्या लिखा है, अपील टू रजिस्ट्रार। कहते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से मना कर दिया है सब रजिस्ट्रार ने, आप एक अपील फाइल कर सकते हो, किसके पास? टू रजिस्ट्रार। अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। कहते हैं अगर आपके सब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया है, आप रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हो। अपील तभी पॉसिबल है जब सब रजिस्ट्रार ने आपको रजिस्ट्रेशन करने से मना किया ऑन एनी ग्राउंड अदर देन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्या है? डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब बच्चे क्या होता है कि मान लीजिए पार्टीज रजिस्ट्रेशन करवाने गई और जो पार्टीज डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने आई थी, जो साइन करने आई थी, सब रजिस्ट्रार को उन पे डाउट है या उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि सर हम साइन नहीं करेंगे। अब मान लीजिए सेलर और बायर गए और सेलर ने मना कर दिया, सर हम साइन नहीं करेंगे, हम नहीं साइन करेंगे। अब सेलर ने रजिस्ट्रार के सामने मना कर दिया, सब रजिस्ट्रार के सामने मना कर दिया, डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, कहते नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इंस्ट्रूमेंट। अब सब रजिस्ट्रार बोले जब पार्टी तैयार ही नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंट को कैसे फाइनल कर दूं, मैं रजिस्टर कैसे कर दूं जब पार्टी ही तैयार नहीं है? तो इन दैट सिचुएशन सब रजिस्ट्रार मना कर देगा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से। अब अपील पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सब रजिस्ट्रार ने मना किया है वो क्यों किया है? ड्यू टू डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर ड्यू टू डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा किसी और रीजन की वजह से सब रजिस्ट्रार ने मना किया है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, तो आप अपील फाइल कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास। तभी देखो लिखा है, ध्यान से पढ़ना, एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू एडमिट अ डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार टू whom such सब रजिस्ट्रार इज सबऑर्डिनेट। मतलब अगर सब रजिस्ट्रार के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके इमीडिएट रजिस्ट्रार तक आप अपील फाइल कर सकते हो। द अपील शैल नॉट हाउएवर लाई वेयर द रिफ्यूजल इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ माकल। कहते हैं अपील पॉसिबल नहीं है, अपील शैल नॉट हाउएवर लाई वेयर द रिफ्यूजल इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कहते हैं अगर डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से सब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना किया है तो रजिस्ट्रार तक अपील पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पार्टी नहीं मना करती है तो फिर आप रजिस्ट्रार के पास जाके क्या करोगे? जब पार्टी तैयार ही नहीं है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए तो फिर जाके क्या करोगे रजिस्ट्रार के पास? तो वहां पे अपील पॉसिबल नहीं। तो लिखा था अपील कैन बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार के पास अपील फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सब रजिस्ट्रार। 30 दिन स्टार्ट कहां से होंगे? जिस दिन सब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया था तब से। द रजिस्ट्रार में रिवर्स और ऑल्टर द ऑर्डर ऑफ द सब रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सब रजिस्ट्रार से गलती हो गई है, सब रजिस्ट्रार ने किसी गलत रीजन की वजह से डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया है, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे देगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक। इफ द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार डायरेक्ट्स द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार ने बोल दिया कि डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अपील में, एंड द डॉक्यूमेंट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज आफ्टर द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर, द सब रजिस्ट्रार शैल ओबे द सेम। अब अगर रजिस्ट्रार ने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था और रजिस्ट्रेशन करवाइए, सब कुछ ठीक है, तो सब रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना पड़ेगा। The registration thus made shall take effect as if the document had been registered when it was first duly presented for registration। और कह रहे हैं अपील की वजह से just because of the reason of appeal registration में डिले हो गई है, तो जब पहली बार सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था
वही डेट रजिस्ट्रेशन की डेट मानी जाएगी, फ्रॉम बैक डेट उसको रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, कहते हैं और अगर डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से सब रजिस्ट्रार ने मना किया तो कहते हैं अब अपील फाइन नहीं होगी, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार वेयर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। अपील पॉसिबल नहीं है, ऊपर अपील लिखा था, यहाँ अपील नहीं लिखा। कह रहे व्हेन अ सब रजिस्ट्रार हैज रिफ्यूज्ड टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट ऑन द ग्राउंड दैट एनी पर्सन बाय हुम इट पर्पस टू बी एग्जीक्यूटेड और हिज रिप्रेजेंटेटिव और असाइन डिनाइज इट्स एग्जीक्यूशन। कह रहे अगर सब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया क्योंकि जब पार्टी प्रेजेंट करने आई थी, जो पार्टी साइन करने आई थी, जो पार्टी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करने आई थी, वो खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका असाइनी उसने डिनाई कर दिया था रिगार्डिंग इट्स एग्जीक्यूशन, वो मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, then any person claiming under such document or the representative assigned or agent authorized as aforesaid may within 30 days after the making of the order refusal apply to registrar to whom sub registrar is subordinate in order to establish his right to have a document registered। अब अगर बाद में वो रेडी हो जाते हैं या उनको लगता है कि सब रजिस्ट्रार ने गलती से हमारे एग्जीक्यूशन की प्रोसेस को डिनायल मान लिया, ऑल्दो हमने डिनाई नहीं किया था, तो वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बट दिस इज नॉट एन अपील, दिस इज ओनली जस्ट एज एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन का इसमें मैं आंसर देना यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। कैन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बी रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। कहते हैं अगर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं हुई है, रजिस्ट्रार मना कर देगा, बिल्कुल मना कर देगा। रजिस्ट्रार बोलेगा पहले प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, जब तक प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होगी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। टिल द टाइम प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट पे नहीं हो जाती तब तक आपके डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा कैन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। यस इट कैन बी रिफ्यूज्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है और एक लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी केस दिया हुआ है, उस केस को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर की रिवीजन को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। कह रहे एक डॉक्यूमेंट था जिसको एग्जीक्यूट किया अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे। The person in whose favor such execution was made presented the document for re-registration after expiry of 3 months। कहते हैं जिस पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में वो एग्जीक्यूशन ली गई थी उसने डॉक्यूमेंट को री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पे किया 3 महीने के बाद। Whether such documents can be registered and if yes within what period। क्या वो री रजिस्ट्रेशन हो सकता है डॉक्यूमेंट का? अगर हो सकता है तो क्या 3 महीने के बाद वो कर रहा है तो ठीक है, अगर 3 महीने के बाद वो कर रहा है तो ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टाइम पीरियड, कब तक कर सकता था? तो कहते हैं यहाँ पे हमारे सामने आता है सेक्शन 23। वैसे तो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना विद इन 4 मंथ्स हो जाना चाहिए। अगर 4 महीने के अंदर नहीं होता तो आप 4 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हो विद शोइंग अ प्रॉपर रीजन टू द रजिस्ट्रार। तो वैसे तो टाइम 4 महीने का है बट 4 महीने की एक्सटेंशन पॉसिबल है। तभी लिखा सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट अ डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस इट इज प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पस टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। अगर 4 महीने के अंदर प्रेजेंट नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के बाद तो फिर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा, मतलब 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। बट अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर में बी प्रेजेंटेड विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑन विच द डिक्री और ऑर्डर वॉज मेड। अब यहाँ पे तो बोला गया था जिस दिन एग्जीक्यूशन हुई है वहां से 4 महीने, लेकिन अगर कोई कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर है, जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई में, तो अगर कोई कोर्ट का डिग्री है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है या अवार्ड है तो वो 4 महीने में प्रेजेंट होगा। और वो 4 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द डे ऑन विच द डिग्री और ऑर्डर वाज मेड और वेयर इट इज अपीलेबल, और अगर वो ऑर्डर अपीलेबल है तो विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑन विच इट बिकम्स फाइनल। तो अगर अपीलेबल ऑर्डर है तो अपीलेबल ऑर्डर जैसे मान लीजिए कि 30 दिन का टाइम है आपके पास अपील करने का, तो जब तक वो 30 दिन खत्म नहीं हो जाएंगे या जब तक अपील वाला मैटर क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक वो 4 महीने स्टार्ट नहीं होंगे। तो कुल मिला के हम सेक्शन 23 में ऐसे बोलते हैं कि 4 महीने स्टार्ट कहाँ से होंगे? नॉर्मल केसेस में स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट होने के 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन अगर कॉपी ऑफ डिक्री है, ऑर्डर है, तो वहां 4 महीने स्टार्ट तब होंगे जब ऑर्डर आ जाएगा, वहां से ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी तो 4 महीने वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ऑर्डर अपीलेबल है, अगर अपील हो सकती है, तो जब तक अपीलेबल ऑर्डर फाइनल नहीं हो जाता तब तक 4 महीने स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, सेक्शन 23 क्लियर। आगे आता है सेक्शन 24, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट सेवरल टाइम्स। कहते हैं एक डॉक्यूमेंट है लेकिन उसको अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबल? यस पॉसिबल। कहते हैं वेयर देयर आर सेवरल पर्संस एग्जीक्यूटिंग अ डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट टाइम्स सच डॉक्यूमेंट मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ्स
फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। कह रहे हैं अगर एक डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जब जब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तब तब 4 महीने का टाइम मिलेगा एग्जीक्यूशन की डेट से। कोई बात नहीं। कह रहे प्रोविजन वेयर डिले इज प्रेजेंटेशन इज अनअवॉइडेबल। कह रहे मान लीजिए कि अगर हमसे डिले हो जाती है, 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? यस। कह रहे इफ ओइंग टू अर्जेंट नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, कह रहे किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आप डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन 4 महीने में नहीं करवा पाए, तो एनी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर मेड इन इंडिया इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, दैट इज 4 months, तो द रजिस्ट्रार में डायरेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ अ फाइन दैट सच डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रार के पास आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, रीजन बताना होगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि जेन्युइन केस है तो वो फाइन लगा करके आपसे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। द डिले इन प्रेजेंटेशन हाउएवर शुड नॉट एक्सीड 4 months, लेकिन जो एक्सटेंशन मिलेगी वो सिर्फ 4 महीने की मिलेगी। मतलब आपके पास जो टोटल टाइम है वो 4 months + 4 months है। ये 4 महीने तो आपका राइट है, आप कभी भी 4 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगले 4 महीने में आपको रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होगी और रजिस्ट्रार आपके ऊपर फाइन भी लगा सकता है। सर जो मैक्सिमम फाइन होगा वो कितना लग सकता है? द मैक्सिमम फाइन कैन बी 10 times द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस का 10 times तक आपसे फाइन दिया जा सकता है ड्यू टू डिले इन फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन। कह रहे हैं एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले में बी लॉन्च्ड विद द सब रजिस्ट्रार हु शैल फोर्थविथ फॉरवर्ड इट टू द रजिस्ट्रार टू हुम ही इज सबऑर्डिनेट। और अगर आपको लगता है कि सर आपकी डिले बिल्कुल जस्टिफाइड थी और आप उस डिले को कंडोन करना चाहते हो, तो आप सब रजिस्ट्रार पे एप्लीकेशन लगाइए, फिर वो रजिस्ट्रार से परमिशन लेके आपकी डिले को कंट्रोल कर सकता है। कहते हैं अंडर सेक्शन 25 इट इज ओनली द रजिस्ट्रार हु कैन एक्सटेंड द टाइम बियॉन्ड 4 months। सब रजिस्ट्रार नहीं कर सकता, पावर किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास। अगर आप सब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगा रहे हो तो वो भी आपकी एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार के पास ही फॉरवर्ड करेगा। मतलब एक्सटेंशन इज पॉसिबल बट ओनली आफ्टर द डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार। The sub-registrar has therefore no jurisdiction to proceed with the jurisdiction of the document presented more than 4 months। इसका मतलब अगर सब रजिस्ट्रार के पास 4 महीने से ज्यादा, 4 महीने के बाद अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सब रजिस्ट्रार एक्सटेंशन नहीं दे सकता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 23A, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे केस से रिलेट करेगा। इफ एनी पर्सन फाइंड्स दैट अ डॉक्यूमेंट हैज बीन फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय अ पर्सन हु इज नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। कह रहे मान लीजिए एक ऐसे पर्सन, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, बट बाद में किसी करेक्ट पर्सन को पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट तो किसी गलत पर्सन ने रजिस्टर करवा दिया, देन सच पर्सन कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर री रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months। अब मान लीजिए कि उसको पता लगता है कि गलत पर्सन ने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा दिया था, अब उसको गलती पता लग गई, तो वो उस डॉक्यूमेंट को री रजिस्टर करा सकता है। री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टाइम लिमिट अगेन 4 महीने, लेकिन ये 4 महीने स्टार्ट कहां से होंगे? जिस दिन उस पर्सन को पता लगेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट गलत रजिस्टर हुआ था, वहां से। फ्रॉम द डेट ही बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड। जिस दिन पर्सन को पता लग रहा है कि डॉक्यूमेंट इनवैलिडली रजिस्टर हुआ है, वहां से 4 महीने स्टार्ट होंगे। अब हमारे केस में सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, तो क्या अभी भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? यस। कह रहे तभी इन द गिवन केस द डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट सेवरल टाइम्स at different times, the person in whose favor such execution was made presented the document for re-registration after the expiry of 3 months। और अभी हम लोगों ने लॉ में पढ़ा कि हमारे पास टाइम कितना है? 4 महीने का। तभी लिखा thus period of 4 months has not been expired from the date he become aware of the fact that registration of document is invalid। Hence इसी वजह से conclusion क्या है? Document is presented within the statutory time limit and hence can be registered by registrar on payment of normal fees। और यहाँ कोई फाइन नहीं लगेगा क्योंकि 4 महीने का टाइम था और अभी तो 3 ही महीने हुए। So this was whole बच्चे, this was all about this particular chapter of Registration Act 1908। Again I am saying this is a very important chapter from your examination point of view। 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से जनरली पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, इनके आंसर्स को समझ लिया, आपको आंसर लिखना भी आ गया। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। देन नेक्स्ट वीडियो में अगेन किसी दूसरे चैप्टर के रिवीजन के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या किसी पर्टिकुलर चैप्टर का या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जैसे कि हम लोग उसको आगे उस हिसाब से वीडियोस डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, तो डेट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड बाय, बाय बाय। और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिएगा जिससे बाकी सारे बच्चों को भी इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के रिवीजन का एडवांटेज मिल सके। तो बाय बाय।